आज हम देखेंगे राजनीतिक दल की जरूरत क्यों पड़ती है। दलों का काम की सूची से उस सवाल का जवाब मिलता है जो इस खंड की शुरुआत से पूछा गया था। दरअसल हमें राजनीतिक दलों की जरूरत इन्हीं कामों के लिए है, पर हमें अभी भी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता। दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसी कल्पना करके ही हम उनकी ज़रूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होंगे। सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी, संदेहास्पद होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा इसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। हम गैरदलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात की परख कर सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है और हर खेमा सभी पदों के लिए अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। राजनीतिक दल भी ठीक यही काम करते हैं। यही कारण है कि हमें दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक दल नज़र आते हैं, चाहे वो देश बड़ा हो या छोटा, नया हो पुराना, विकसित हो या विकासशील हो। राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसी व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा हुआ है। हमने पढ़ लिया है कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ करने की जरूरत होती है, ताकि एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके। उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्तें हैं। अब यहाँ पर हम देखें, कुछ फोटो दे रखे हैं राजनीतिक दलों की गतिविधियों के बारे में दर्शाने वाले फोटो हैं। इनमें आप देखेंगे। अब पढ़ते हैं कितने राजनीतिक दल। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इस औपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से राजनीतिक दल हैं। भारत में ही चुनाव आयोग के नाम से पंजीकृत करने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है, 750 से भी ज़्यादा है। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। चुनाव जीतने और सरकार बनाने की होड़ में आमतौर पर कुछ एक पार्टियों की सक्रियता को हम देखते हैं और कुछ ही पार्टियां इसके अंदर सक्रिय होती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना अच्छा है। ब्रैकेट में नैतिक ताकत, राजनीति की नैतिक ताकत, इसको आप पढ़ना है ना। आप कुछ उदाहरण दे रखे हैं, कुछ आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बात पकड़ना। कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। इस कारण उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कक्षा 9 में हमने देखा था कि चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। हालांकि कानूनी रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीति बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली जो है, जो सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देता है, इसलिए लोगों को नया राजनीति बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता। इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते।
क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों का राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंद्विता करने की अनुमति होनी ही चाहिए। साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी देना चाहिए। कुछ देशों में आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच ही बदलती रहती है जो सत्ता है, कभी इस पार्टी की कभी इस पार्टी की, क्योंकि वहाँ पे केवल 2 ही दल होते हैं, 2 ही पार्टियाँ होती हैं। वो अनेक पार्टियाँ दूसरी हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने का प्रबल दावेदार होते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे 2 दलीय व्यवस्था है। अब जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हो और 2 दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के गठबंधन करके सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टी, जब मैं भी देखा कि चुनाव आयोग के पास हमारे यहाँ पर लगभग 750 से ज़्यादा पार्टियाँ रजिस्टर्ड हैं और बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियाँ चुनाव लड़ के सत्ता में आने का प्रयास करती हैं, लेकिन अधिकतर 2 ही पार्टियों को यहाँ पर मेजॉरिटी या अपोजिशन में रहने का अवसर मिलता है। जब बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर लड़ती हैं और उसके बाद जब सत्ता में आती हैं, सत्ता में आने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी पार्टी को कुछ साथी की जरूरत पड़ती है, उनके पास मेजॉरिटी के लिए कुछ सीटें कम होती हैं, तो दूसरे दलों से हाथ मिला लेते हैं और हाथ मिलाकर वो एक नई सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। इस सरकार व्यवस्था को गठबंधन या मोर्चे की सरकार कहा जाता है। जैसे 2004 के अंदर संसदीय चुनाव में भारत में 3 प्रमुख गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली लगती है, देश को राजनीतिक अस्थिरता की तरफ ले जाती है। इसके साथ ही इस प्रणाली में विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब बात आती है इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है। अक्सर पूछे जाने वाले सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यदि बहुत अच्छा सवाल पूछा गया, दलीय व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। इसमें समाज की प्रकृति, पॉलिटिकल डिवीज़न, राजनीतिक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक और इसकी जो सिस्टम है, इलेक्शन, चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता। हर देश अपनी विशेष परिस्थिति के अनुरूप दलीय व्यवस्था का विकसित करता है। जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो उसका कारण यह है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क को सारी सामाजिक भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में अक्षम है। हर मुल्क को और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले, यह संभव नहीं है।